बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियोस में हमने एम्पलीफायर बनाया था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज़ करके, जिसमें हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यूज़ की थी। और यहाँ तक हमने उसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट जो है ड्रॉ कर लिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। और आगे हम क्या करेंगे, इस सर्किट का एनालिसिस करके इससे वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, ये सारे पैरामीटर्स फाइंड करेंगे। वो पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देंगे उसके हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल से। तो इस ट्रांजिस्टर की जगह पे मैं ये हाइब्रिड इक्विवेलेंट इसका मॉडल लगाऊंगा और फिर इसका सर्किट एनालिसिस करके इससे वोल्टेज गेन, करंट गेन और बाकी इसके पैरामीटर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया उसके हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल से। और बाकी ये रजिस्टर है, ये एज इट इज़ लगी हुई है, बेस मीटर के दरमियान में लगी हुई है। तो ये बेस और ये मीटर के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ये इनपुट सोर्स एज इट इज़ आ गया। और आर सी पैरेलल टू आर एल, ये कलेक्टर मीटर के दरमियान में लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी मैंने कलेक्टर और मीटर के दरमियान में इसको लगा दिया। और यहाँ पे आगे कैलकुलेशन में मैं दो चीज़ें यहाँ पे आपको बता दूं कि R1 पैरेलल टू RL, इसकी जगह पे मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज़ करूँगा R12, क्योंकि कैलकुलेशन में जब हम R1 पैरेलल टू R लिखेंगे तो वो बहुत अजीब सा होगा। तो इसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा R12। और RC पैरेलल टू RL, इसकी जगह पे मैं स्मॉल RL ये यूज़ करूँगा। तो ये आगे हम अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे करंट गेन। करंट गेन हमें पता है कि आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट के बराबर होती है। तो ये करंट गेन हम फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, आउटपुट करंट बराबर ये पूरी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, ये यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी जब हमने हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े थे, और उसमें दो इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी, वीबी इनपुट वोल्टेजेस और आउटपुट करंट के लिए। तो ये दो इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे। तो इस सबसे पहले हम ये इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये आ गई। इस इक्वेशन में आउटपुट वोल्टेजेस, इस इक्वेशन में मैं इस आउटपुट वोल्टेजेस की वैल्यू पुट करूँगा अपने सर्किट से। तो इस सर्किट में ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेजेस हैं, और ये आउटपुट वोल्टेजेस जो हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे वही मेरे पास आउटपुट वोल्टेजेस होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। तो पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस के करंट को इसकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे पास वोल्टेजेस आ जाएंगे। बेसिकली ओहम लॉ V इक्वल्स टू आई आर, करंट और रेजिस्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो इस रेजिस्टेंस के वोल्टेजेस आ जाएंगे, और वही वोल्टेजेस मेरे आउटपुट वोल्टेजेस होंगे। तो रेजिस्टेंस इसकी मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास स्मॉल आर एल है, और करंट इसका मेरे पास कितना है। करंट यहाँ पे जब हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल हमने पढ़ा था तो हमने बात की थी, जो आउटपुट करंट है वो कुछ यहाँ से इसमें से फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर से, और कुछ इस जो करंट सोर्स से फ्लो करके अमीटर की तरफ जा रहा है। तो उतना ही करंट इस रजिस्टर से फ्लो करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन आएगा, इस नेगेटिव आई ओ को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर एल से, तो इतने वोल्टेजेस होंगे हमारे पास आउटपुट पे वी ओ। तो वी ओ की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा अपनी इस इक्वेशन में, और फिर ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी कुछ इस फॉर्म में। अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा इनपुट करंट से। तो इनपुट करंट से डिवाइड करने से मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट वो बराबर है करंट गेन के, इसकी जगह पे भी ए आई आ जाएगा। और यहाँ पे भी मेरे पास आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट आ रहा है, इसकी जगह पे भी ए आई आ जाएगा, और वो मेरे पास इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे भी ए आई है, इसको भी दूसरी तरफ आप ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगी दूसरी तरफ जाके। ए आई को कॉमन निकाल लें और बाकी पूरी टर्म को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, ये आपके पास करंट गेन आ गया। अब करंट गेन में एच एफ ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत इसकी जो नीचे ये वैल्यू आ रही है, इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसको इससे अगर डिवाइड भी करें तो एच एफ ई पे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। तो हम ये बोलते हैं कि ए आई जो करंट गेन है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है एच एफ ई के। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक हमारे पास एग्जैक्ट करंट गेन की वैल्यू आई, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसकी ये है। अगर आपको पेपर में आता है करंट गेन फाइंड करें तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और दोनों वैल्यूज़ हाईलाइट करके मेंशन करनी है आपने, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसके बाद वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन फाइंड करने के लिए हम वोल्टेज गेन बेसिकली हमारे पास होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेजेस। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे, जो हमने हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल पढ़ते हुए दो इक्वेशन ड्राइव की थी, उसमें इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से जो इनपुट वोल्टेजेस के लिए वो इक्वेशन थी, तो इनपुट यहाँ से इस इक्वेशन में इनपुट वोल्टेजेस के लिए वो इक्वेशन पुट कर देंगे, और आउटपुट वोल्टेजेस जो अभी हमने पीछे प्रीवियसली बात की कि माइनस आई नॉट इंटू स्मॉल आर एल, ये वैल्यू पुट कर देंगे वी ओ की जगह पे। तो हमारे पास जो वोल्टेजेस गेन है वो ये आ जाएगा।
यहाँ पे आई ओ की से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे नीचे एक टर्म हमारे पास बनेगी वी ओ डिवाइड बाई आई ओ। तो इसी टर्म से अगर हम यहाँ से इसकी आई ओ की वैल्यू वी ओ डिवाइड बाई आई ओ की वैल्यू फाइंड करें तो वो मेरे पास आती है माइनस आर एल। यहाँ पे अगर आई नोट को मैं डिवाइड कर दूँ इधर तो माइनस आर एल आ जाएगी। तो इसकी जगह पे मैं माइनस आर एल पुट कर सकता हूँ, वो मेरे पास आ गया ये। तो ये मेरे पास आ गया माइनस आर एल। और दूसरा यहाँ पे मेरे पास आई इनपुट करंट डिवाइड बाय आउटपुट करंट आ रहा है। आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट हमारे पास था करंट गेन, लेकिन यहाँ पे इनपुट करंट डिवाइड बाय आउटपुट करंट है तो वो मेरे पास 1/, जो है करंट गेन आ जाएगा। ये बेसिकली इनपुट जो करंट गेन है मेरे पास ये इसके बराबर होता है, और हमारे पास जो टर्म आ रही है वो ये है। तो इसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगा 1/IE, वो ये आ जाएगा मेरे पास। तो ए आई, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू हमने प्रीवियसली अभी फाइंड की है उसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो वो मेरे पास ये आ जाएगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा HIE से, और फिर इसका आप एलसीएम ले लें तो आपके पास HFE को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगी। ये सिंपली मैथमेटिकल स्टेप है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन एक आ जाएगी। और इस इक्वेशन में आपके पास शायद यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है, ये माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे आर एल, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इतनी इक्वेशन, और इसमें से आप आर एल को कॉमन निकाल लें, इन दो टर्म्स में से आर एल को कॉमन निकाल लें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और यही हमारे पास वोल्टेजेस गेन है। और इसकी भी अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। बेसिकली HIE HOE माइनस HFE HRE, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो हमारे पास है ये इसका आंसर बहुत ही छोटा आता है, बहुत ही कम आंसर आता है। और इस ऊपर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है आर एल से जिसकी वैल्यू मज़ीद छोटी है, तो इसको माइनस जो है इसकी वैल्यू मेरे पास 1 से बहुत ही छोटी आने वाली है। उसको हम HIE में ऐड करें तो उसका आंसर HIE के बराबर ही अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो हम यहाँ पे इस टर्म को अगर निगलेक्ट कर दें तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज गेन के, और वो बराबर आ जाएगी मेरे पास माइनस RL HFE डिवाइडेड बाई HIE। तो ये मेरे पास आ गया वोल्टेज गेन। और यहाँ पे माइनस साइन किस लिए आ रहा है? वोल्टेज गेन तो हमारे पास आ गई, लेकिन माइनस साइन ये शो कर रहा है कि 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट यहाँ पे माइनस साइन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, क्योंकि ये हमने कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन ली हुई है। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में कॉमन मीटर एम्पलीफायर हमने बनाया हुआ है, तो ये वोल्टेज गेन में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है कॉमन मीटर एम्पलीफायर के केस में, तो ये माइनस साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास। तो अक्सर आप बुक्स में देखें तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा, तो उन्होंने वो जो है उसको फेस शिफ्ट को यहाँ पे शो नहीं किया होता। तो यहाँ पे माइनस साइन आपने लगाना है जब आपने जो इसकी डेरिवेशन करनी है पेपर में, तो माइनस साइन नीचे आप लिख सकते हैं कि माइनस साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 180 डिग्री फेस शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरे पास जो है वोल्टेज गेन आ गई। और नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे पावर गेन। बेसिकली पावर गेन बराबर होती है वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाय करंट गेन की मॉडुलस वैल्यू पे। तो मॉडुलस वैल्यू यहाँ पे मैंने इसलिए लगाई हुई है क्योंकि वोल्टेज गेन के साथ माइनस साइन आने वाला है, तो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसलिए यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू हमने लगाई है कि हम यहाँ पे वोल्टेज गेन की वैल्यू पुट करें तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाए। तो वोल्टेज गेन की वैल्यू पुट कर दें, करंट गेन की वैल्यू पुट कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन से आपको ये आंसर मिल जाएगा, और ये आपके पास पावर गेन होगी। इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब हम फाइंड करें तो ये टर्म्स आपस में जो माइनस हो रही हैं इसका आंसर 1 से छोटा आने वाला है, और ये जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं इसका भी आंसर 1 से छोटा आने वाला है। तो इन दो टर्म्स को हम निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली ये वैल्यू उसी वैल्यू के बराबर होगी जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वोल्टेजेस गेन की, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास ये थी, और करंट गेन की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी HFE, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ और मॉडुलस वैल्यू इसकी ले लें तो वो बेसिकली यही हमारे पास आती है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट ये करती है कि हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक आया हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि इनपुट इम्पिडेंस किसके बराबर होता है। तो इनपुट इम्पिडेंस हमने बेसिकली इनपुट इम्पिडेंस रेजिस्टेंस ही कहलाती है। तो ओहम लॉ अगर हम यूज़ करें तो V=IR। अगर इनपुट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेजेस होंगे। तो इनपुट इम्पिडेंस बराबर होगी VI डिवाइडेड बाय II। यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूँ तो I को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास वहाँ से ये फार्मूला आ गया। फिर यहाँ पे वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी प्रीवियसली फार्मूला यूज़ किया वोल्टेजेस गेन में। तो ये वो फार्मूला हमारे पास जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल से हमने दो इक्वेशन ड्राइव की थी,
इक्वेशन नंबर 1 ये वो इक्वेशन है। वी आई की जगह पे ये मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। आई को इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे आई डिवाइड कट जाएगा और मेरे पास एच आई आ जाएगा, वो ये आ गया। दूसरी वाली टर्म ये मेरे पास आ गई। फिर वी ओ की वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने करंट गेन फाइंड करते हुए ये वैल्यू निकाली थी, वी ओ की जगह पे ये पुट कर दी हमने, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। फिर आर एल को इधर कर दें, आई नॉट डिवाइड बाई आई की जगह पे ये मेरे पास, इसको मैंने अलग से ये लिख लिया, माइनस साइन यहाँ पे आ गया। ये मेरे पास करंट गेन है, इसकी जगह पे आप करंट गेन पुट कर दें, तो ये मेरे पास करंट गेन ए आई आ गया। ए आई की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। ये बेसिकली इनपुट इम्पीडेंस आपके पास आ गई। लेकिन यहाँ पे भी हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। बेसिकली इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होगी, और 1 को माइनस करें एच आई ई से, ये इसकी वैल्यू 1 से भी कम आएगी, 1 से भी बहुत ही कम वैल्यू इसकी आने वाली है। तो बेसिकली इसको एच आई में से माइनस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली एच आई ई के इक्वल ही होगा। तो ये हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस के बराबर होगी, और ये बेसिकली इनपुट इम्पीडेंस ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस है, तो उसी के इनपुट इम्पीडेंस के बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। और अब फाइंड करेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। तो जिस तरह से इनपुट इम्पीडेंस का फार्मूला हमने लिखा, उसी तरह से आउटपुट इम्पीडेंस का फार्मूला भी लिखेंगे। और यहाँ पे हम आउटपुट करंट के लिए जो इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 2 जो हमने हाइब्रिड पैरामीट्रिक जब बात करते हुए जो हमने इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव की थी, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वो पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद इनपुट करंट हमारे पास जो है वो बराबर होगा इसके, इनपुट करंट बराबर होगा हमारे पास इनपुट वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, और इनपुट वोल्टेजेस हमारे पास बराबर होते हैं एच आर ई इंटू वी ओ के। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो है इनपुट करंट आ जाएगा। इनपुट करंट की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आप, यहाँ पे वी ओ को कॉमन लेके, ऊपर भी है और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो वो कट जाएगा आपस में, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। ये आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस होगी। और इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो इसका आंसर 1 से बहुत ही छोटा आने वाला है, जो कि इसमें ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है एच ओ ई की वैल्यू में। तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो इसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमने जो अपना एम्पलीफायर है ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, हम जो है एम्पलीफायर डिज़ाइन करेंगे। अभी तो हमने क्या किया, हमने अभी तक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का एसी एनालिसिस किया, इससे पहले हमने उसका डीसी एनालिसिस किया, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सब कुछ हम फाइंड कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम अमीटर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट, ये सब हमने फाइंड कर लिया है। हमने डीसी एनालिसिस जब किया तो तमाम चीज़ें फाइंड की थी। एसी करंट हमने फाइंड किया था, जो हमने कलेक्टर करंट, बेस करंट, ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम करेंगे एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करेंगे। मतलब डिज़ाइन करने से मुराद ये है कि हम ये देखेंगे कि हमें R1 की वैल्यू कितनी रखनी है, R2 की वैल्यू कितनी रखनी है। बेसिकली हमने ये ट्रांजिस्टर का डीसी एनालिसिस तो कर लिया, उसमें हमने ये माना कि R1, R2, RC, RE हमें पता है और VCC भी हमें पता है, और हमने सारे करंट वगैरह फाइंड किए। अब हम इसको डिज़ाइन इस तरह से करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमें आई भी इतना रखना है, आउटपुट करंट इतना हमें चाहिए, आउटपुट वोल्टेजेस इतने चाहिए, इनपुट वोल्टेजेस हमारे इतने हैं, तो R1 कितना होना चाहिए, R2 कितना होना चाहिए, RC कितना हो और RE कितना हो, और कितनी बैटरी हमें यूज़ करनी है। तो ये हम अब डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिकली डिज़ाइन करने में और एनालिसिस करने में यही डिफरेंस है कि एनालिसिस करते हुए आप ये मानते हैं कि आपको कंपोनेंट्स की वैल्यू पता है सारी, और जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप ये मानते हैं कि आपको ये जो करंट वगैरह ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी पता है और आपने कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।